नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह 1786, 1793, 1813, 1833 तथा 1853 के अधिनियमों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1786 ईस्वी का अधिनियम क्या कहता था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजे गए थे, तब 1786 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके उनकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अब गवर्नर जनरल को समय समय पर अपनी काउंसिल से परामर्श के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार दे दिया गया था। अब वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता था। उसे भारत में अंग्रेजी सेना के मुख्य सेनापति के पद जो था वह भी प्रदान किया गया था। आगामी 50 वर्षों में कंपनी के अधिकारों और स्वरूप को विभिन्न अधिनियमों के द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया था। इसका हम आगे के अधिनियमों में विवेचन करेंगे। अगला अधिनियम अगर हम देखें तो वह था 1793 का आदेश पत्र या अधिनियम। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चार्टर एक्ट पारित किया था। इसमें कंपनी के व्यापार की जो अवधि थी वह 20 वर्ष और बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा बम्बई व मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की जो संख्या थी उनको 3 रखा गया था तथा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल का अधिकार बम्बई व मद्रास की प्रांतीय सरकारों पर बढ़ा दिया गया। हस्तक्षेप न करने की नीति का यथासंभव पालन करने का आदेश भी दिया गया था तथा इंग्लैंड में कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 2 सदस्यों की नियुक्ति जो थी वह प्रीवी काउंसिल के बाहर से की जाने का इस अधिनियम में निश्चय किया गया था। इसके बाद एक अगला अधिनियम आया जिसे हम 1813 ईस्वी के आदेश पत्र या अधिनियम के नाम से जानते हैं। कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक दशा की जांच करने के अभिप्राय से एक समिति का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के लिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को पारित किया था। इसकी अगर हम शर्तें देखें तो वह इस प्रकार थी। पहला, इसमें कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संप्रभुता ब्रिटेन के सम्राट में निहित है तथा कंपनी को आगामी 20 वर्ष के लिए अधिकारी का पद प्रदान किया जाता है। दूसरा जो इसमें कहा गया था वह था कंपनी का एकाधिकार चाय के व्यापार पर रह गया। अन्य माल व असबाब के व्यापार पर से उनका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेज जाति के लोगों के लिए भारत का व्यापार जो था वह खोल दिया गया था। तीसरा, कंपनी का चीन से अफीम चाय के व्यापार का एकाधिपत्य जो था वह सुरक्षित रहा। इसके अलावा चौथा कहा गया था कि ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त की जाएगी। कंपनी के द्वारा ईसाई धर्म प्रचार के लिए कलकत्ता में एक बिशप या पादरी तथा 3 सहायक बिशपों की नियुक्ति भी की गई थी। पांचवा अगर हम देखें तो यह भी निश्चित किया गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी की ओर से 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा। इस चार्टर एक्ट से कंपनी के शासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट और सम्राट के अधिकारों की मान्यता दी गई। सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की अनुमति देने से भारत के साथ इंग्लैंड के व्यापार में खूब वृद्धि भी हुई। भारत का आर्थिक शोषण प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी शासन में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इसके बाद एक और अगला अधिनियम आया जिसे हम 1833 के आदेश पत्र या अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1833 के आदेश पत्र पर। 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 में एक नया चार्टर एक्ट पारित किया।
इसकी अगर हम शर्तें देखें तो वे इस प्रकार थी। पहला, कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकारों का इसके माध्यम से अंत कर दिया गया। दूसरा, भारत का शासन ग्रेट ब्रिटेन के राजा के अधीन माना गया, पर आगामी 20 वर्षों के लिए भारत के प्रदेशों का शासन व सत्ता कंपनी के पास ही रखी गई। तीसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ा करके 4 कर दी गई थी। बढ़ाया हुआ जो सदस्य था वह विधि सदस्य के रूप में जाना जाता था। यह भी इस अधिनियम में उपबंध किया गया। चौथा, अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को समस्त भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रदान कर दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और उनकी काउंसिल को कानून बनाने के अधिकारों से मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा पांचवा जो प्रावधान था, भारतीयों को कंपनी की नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दे दिया गया। तथा छठवा, आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर के नवीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत को इस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। इसके बाद अगला जो अधिनियम आया वह था 1853 का आदेश पत्र या अधिनियम। तो हम बात करेंगे 1853 का आदेश पत्र क्या था। इसमें अगर हम देखें तो इस आदेश पत्र की जो शर्तें थी वह इस प्रकार थी। जैसे सबसे पहले उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन को अपने हाथों में ले सकती है। कंपनी भारत के राज्य को उस समय तक संचालित करती रहेगी जब तक दूसरा अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित नहीं कर देती। दूसरा इसमें प्रावधान था कि कंपनी के डायरेक्टर या संचालक की जो संख्या थी वह 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें 6 की नियुक्ति इंग्लैंड के राजा के द्वारा होगी। तीसरे प्रावधान को अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल, गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भी इंग्लैंड के राजा की सम्मति के बिना नहीं हो सकती थी। चौथा, इसमें कहा गया कि कंपनी के प्रशासन में सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था इंग्लैंड में की गई। और पांचवा, गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद या व्यवस्थापिका का गठन किया गया और यह गवर्नर जनरल की काउंसिल का ही बढ़ा हुआ रूप था। इसमें 4 प्रांतों के 4 प्रतिनिधि थे। और छठवां, बंगाल के लिए पृथक से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के अगर हम महत्व पर चर्चा करें तो यह अधिनियम का जो महत्व था वह यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के शासन व सत्ता को समाप्त करने का अधिकार हो गया। पहली बार भारत में कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। अभी तक की राजनीतिक प्रगति की विशेष बात यह थी कि प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। तब तक राजसत्ता के 3 केंद्र स्थापित हो चुके थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी, कंपनी का निदेशक मंडल, संचालकों की गुप्त समिति और गवर्नर जनरल, इनमें से किसी के भी साथ किसी भारतीय का किसी भी हैसियत से संबंध नहीं था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया जिसमें भारत में कंपनी के शासन की जो बागडोर थी वह सीधे सम्राट के हाथों में चली गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया। प्रशासन में उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। इस परिवर्तन से भारतीय प्रशासन का जो संपूर्ण उत्तरदायित्व था वह हम देखते हैं कि वह सीधे तौर पर संसद पर आ गया। तो आज हमने कुछ छोटे छोटे अधिनियमों पर चर्चा करी, जिनमें 1786 का अधिनियम था, 1793 का अधिनियम था, 1813 का था, उसके बाद 1833, 1853। तो ये हमने सारा वर्णन किया है। मैं आशा करती हूँ
कि आपको आज के वीडियो के माध्यम से यह बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।